नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आज हमारे साथ एक बार फिर हैं भाऊ तोरसेकर सर। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, चरण स्पर्श, प्रणाम। भाऊ, वेस्ट बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद बहुत दूसरे तरह की चर्चाएं भी चल रही। जहां तक एक विधानसभा चुनाव जीतने की बात है, वो तो खैर है ही है। पॉलिटिकली एक सरकार चेंज हो गई, लेकिन उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, राष्ट्रीय महत्व क्या है। और शुभेंदु तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने जो गति अभी काम करने की पकड़ी है, उसको लेके भी अब तरह तरह की बातें हो रही हैं और सकारात्मक हो रही। लेकिन 2027 उत्तर प्रदेश अगला, और योगी आदित्यनाथ ने अब कहा कि साहब देखो, सड़क पर नमाज पढ़ना तो खुद अखिलेश यादव स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अब बंद होते हुए देख लिया है। लेकिन अब आप कुर्बानियां और तमाम तरह की और चीजें हम आपको सड़कों पर अब नहीं करने देंगे। ये योगी जी का एक और कोई ऐसा नहीं, केवल एक कानून के इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। बंगाल के बाद आप 2027 उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव की लगातार हिंदू विरोधी राजनीति पहले भी रही है। पार्टी के जरिए जिस तरीके से वो गालियां खिलवा रहे हैं अलग अलग समुदायों को हिंदुओं के बीच, ये कौन सी नई राजनीति है? क्या ये राहुल और अखिलेश के बीच मुसलमान वोटों को अपनी तरफ लपकने का भी इरादा है? 27 कैसे देख रहे हैं भाऊ? और आज दर्शकों, मुझे लगता है कि भाऊ के इस निर्णय के बाद आप 2027 का एक रिजल्ट क्या आने वाला है, इसकी परछाई देखना शुरू कर देंगे। भाऊ प्लीज। नहीं, 27 का चुनाव मुझे बहुत सीरियस नहीं लगता। वो तो छोड़ दो। वो तो बंगाल अगर इस ढंग से जीता जाता है तो उत्तर प्रदेश की बात ही छोड़ दो। आज ही मैंने एक खबर देखी, अभी एक वीडियो देखा कि शिमला में कहीं ऐसे पहाड़ वगैरह है, रास्ता खुला है वो, तो उस आने जाने के छोटे रास्ते पर बैठकर नमाज करने निकले थे। तो लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने भगा दिया। पुलिस को बोलिया, पुलिस कुछ कर नहीं रही तो उसने वीडियो बनाना शुरू किया, तो पुलिस डर गई और पुलिस ने उनको भगा दिया। तो ये मेंटेलिटी बोलती है। मैं यूपी की नहीं, मैं शिमला की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की। उसका मतलब समझते हो? बंगाल में जो उभर कर आया है हिंदुत्व, उसका मतलब बहुत सारे एनालिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। ये हिंदुओं में जिहादी मानसिकता बन रही है। आप ये समझो, आप ये समझो। बर्ट्रांड रसेल नाम का जो यूरोपियन एक चिंतक है, उसका कहना है कि अगर आपके सामने एक सोसाइटी का ग्रुप अगर झुंड बन के खड़ा हो जाता है तो आपको झुंड बनना पड़ता है। वो सामने वाला आपको झुंड बना देता है, क्योंकि आपको अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस बचाना है। तो उनके साथ उनके तरीके से लड़ना पड़ता है, आपके तरीके से नहीं। बात साफ है। देखो, शिवाजी महाराज की जो लड़ाई है, हम यहाँ उसको गनिमी कावा स्ट्रेटेजी को बोलते हैं। शिवाजी महाराज की रणनीति मतलब गनिमी कावा। लेकिन असलियत में आपने देखा तो आपको पता चलेगा, शिवाजी महाराज पहले ऐसे कि जिन्होंने निहत्थे पर वार मत करो वगैरह वगैरह, जो पाखंडी बात थी ना हम में लड़ने में, वो छोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान को पीछे छोड़कर आगे निकले वो शिवाजी महाराज कि तुम अगर दगाबाजी करोगे तो मैं भी दगाबाजी करूंगा। शाहिस्ते खान को पुणे के लाल महल में जो अचानक छापा मारकर उसका कार्यक्रम किया था, गेम किया था, तो शाहिस्ते खान निहत्था था, लेकिन उस पर शिवाजी महाराज ने हमला कर दिया था। तो एक तरीके से जिहाद के खिलाफ जिहाद। आपको मालूम है, कुरान में तकिया नाम की एक बात है। तकिया का मतलब यह है कि आप आपके दुश्मन को भ्रमजाल में रखो और उसको खत्म कर दो, उससे दगाबाजी करो, विश्वास करो और फिर विश्वासघात करो। यही तो तकिया है। तो जब आप समझाने से नहीं समझ रहे हो, और बार बार मैं वो मोहन जी भागवत का एक सेंटेंस रिपीट करता हूं
कि दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती करते वक्त हाथ में डंडा होना चाहिए। आप शुभेंदु अधिकारी जो कुछ कर रहे हैं वो देखो तो वो समझा रहे हैं, नहीं समझे तो डंडा सर में मारेंगे। बात बिल्कुल सीधी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो समझाने से समझते उनकी बात अलग होती है, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो ठीक है भाई, लातों से काम करेंगे। तो ये बात हम देख रहे हैं। तो उसमें अगर बंगाल में जो ज्वालामुखी फटा तो उसकी लहर लाहौर तक जा पहुंची है ना। लाहौर में 13 जगहों का नाम हिंदू कर दिया, ये क्या है? अचानक बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर लाहौर में सरकार फरमान निकालकर किसी बाबरी मस्जिद चौक को लक्ष्मी चौक बना देती है तो समझो बंगाल की सुनामी बांग्लादेश में भी फैली है और पाकिस्तान तक पहुंची। तो बीच में उत्तर प्रदेश आता है ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो भाई? वो तो अपने आप आ जाता है। ये सही बात है। प्रकृति का जो नियम होता है ना, वो समझना भी जरूरी होता है। प्रकृति समझाती नहीं आपको, आपको समझना होता है। तो इसलिए अगर वो पाकिस्तान तक पहुंची है सुनामी की लहर, तो बीच में तो ये आता है ना उत्तर प्रदेश। तो मुझे उत्तर प्रदेश की आप और एक बात भूल रहे हो, बंगाल में इतना चमत्कार हो गया तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई, ये किया वो किया, वो इतना बड़ा सब ठीक है। लेकिन जब लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया तो उनको समझ में आया कि 1.5 साल पहले योगी बाबा ने क्या कहा था, बटोगे तो कटोगे, तो बचना है तो बटना नहीं है। तो भद्रलोक कैसे बदल गया, ये ज्ञानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे 3 शब्द है, बटोगे तो कटोगे, वो भद्रलोक की भी समझ में आ गया कि अगर अपने घर में भी रहना है नहीं तो जहांगीर खान घर में घुसेगा। ये जब समझ में आता है ना, जिसकी जलती है ना उसको ही समझ में आता है। ये घर में आ गया। कल तो वो दूर था, स्टेज पर था, हम तो फिल्म देख रहे हैं ना ऑडिटोरियम में बैठ के, जो कुछ चल रहा है पर्दे पर चल रहा है। हमारे जिंदगी में क्या है? ये आरजी कार के बाद घर में पहुंच गया, दरवाजे पर पहुंच गया, मोहल्ले में पहुंच गया, तब जाके भद्रलोक की आंख खुली है। तो अगर वहां इतना हुआ है तो बंगाल, उत्तर प्रदेश की बात क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में आपको बोल रहा हूं, शायद बीजेपी 350 तक सीटें ला सकती है। 350। इसका कारण आपको पता नहीं है। जब देखो, मैं 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा का होने के पहले एक बात बार बार बोलता रहा कि हरियाणा बदलेगा, महाराष्ट्र बदलेगा, देखो क्या होता है। तो हर कोई, हम में से ही लोग मुझे पूछ रहे थे, इतनी निगेटिविटी दिमाग में आ जाती है कि सामने सच हो देखना नहीं चाहते। मैंने कहा था ठीक है, बीजेपी के लोग थोड़े इधर उधर करते हैं, मस्करापन करते हैं, तो उनको थप्पड़ लगाना जरूरी है, कोई बात नहीं, लगाना चाहिए थप्पड़। हम अपने घर में बच्चों को मारते, अरे मोदी कौन लग गया, अमित शाह कौन है? हमारे बच्चे, हिंदुओं के बच्चे। बिल्कुल। थोड़ा मस्करापन करेंगे तो उनको भी पीटे के थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मरने तो नहीं देंगे, ना मार डालेंगे। जब घर में कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, और गलत जगह लग गई थप्पड़ तो उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। और जब अस्पताल में बच्चे की ट्रीटमेंट चलती है ना, तो बच्चा नहीं रोता, उतने माँ बाप रोते हैं, समझे? उनको इतना पछतावा था कि मैंने क्यों किया ये, क्यों किया, इसकी रिकवरी कैसी होगी? दुखने वाला बच्चा रोता नहीं, उतने माँ बाप रोते हैं। तो अगर 63 से उठकर बीजेपी 32 तक आ गई है तो रोने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश का मतदाता है, वो रिकवरी चाहता है। योगी क्या चाहते हैं, अमित शाह क्या है, छोड़ दो बात, वो तो चुपचाप ट्रीटमेंट ले रहे, रो रहा है, बट
पेरेंट रो रहे हैं। और आपको और एक इसके लिए कारण बता दूं, 2012 के चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, और पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बीजेपी छोड़कर बाकी सब पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है उनके मिलकर 403 में 68 मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे। लोग चकित हो गए थे, क्या हुआ, इतने कभी नहीं थे। जब राम मंदिर का मामला नहीं चलता था या और कुछ नहीं होता था, बीजेपी जोश में नहीं थी, तब भी 68 तो नहीं होते थे। ये क्या हो गया? 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव हो गया, 80 में एक भी एमपी मुस्लिम नहीं आया। तो अगर आपको 2027 समझना है तो 2012 और 2014 समझ लो, तो पता चलेगा कि क्या हुआ, तो पता चलता है। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, उत्तर प्रदेश में जैसा कि कहा ना, देखिए बंगाल ने असर डाला है, लेकिन बंगाल से उत्तर प्रदेश आते आते कैसे मामला बदल जाता है। यहाँ पर 10 सालों तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जब 5 साल के बाद वो रिपीट हुए तो ये तो 32 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा था यूपी में। ये साफ है कि जो हिंदू हित की बात करेगा देश और प्रदेश पर वही राज करेगा। अब ये फंडा तो कहीं छुपा हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है, और ये बड़ा प्राउडली ये सामने आ चुका है। अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, ये सारा विपक्ष, प्रदेश कोई भी आप लगा लीजिए, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश, इन लोगों को क्या अब हिंदुओं की राजनीति नहीं करनी है, इसलिए ये मुसलमानों के लिए केवल अपने आप को खोल के बैठे हैं, या मुसलमानों के अलावा इनके पास अब हिंदू नहीं आएंगे, ये इनको भरोसा है? नहीं, अपने ही भ्रमजाल में फंस गए। देखो एक बात बता दूं, 20-25 साल पुरानी एक बात है। उस समय ये इतना वीडियो वगैरह कुछ नहीं होता था, टीवी चैनल कम थे। तो हमारा जो मुंबई का ही है वो फिर जाके फिल्म एक्टर वगैरह बना, जॉनी लीवर करके, जो कॉमेडियन था, तो वो बढ़िया नकल करता था, अजीब अजीब चीजें निकालता था, जैसे ये कपिल शर्मा या श्रीवास्तव वगैरह। तो उसने ज्ञानी ज्ञानी जो होता है और अनाड़ी होता है उस पर एक नकल उसने की थी। तो बोला किसी ने केले का छिलका, केला खाया और छिलका रास्ते पर छोड़ दिया। अब एक अनपढ़ गवार कोई आया, उस पर से खिसक कर गिर पड़ा, माँ की तेरे साले केले खाते, गाली देना शुरू कर दिया। निकल गए, तो थोड़ा इधर उधर निकल गए। फिर बाद में वहां एक बड़ा कोट टाई वगैरह पहना हुआ प्रोफेसर आ गया, वो भी गिर गया। वो पहले गिर गया, दुखता कहाँ है, कहाँ लगा है वो नहीं देख रहा है, आसपास देख रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है कि मैं गिर गया। तो किसी ने पूछा क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरा बैलेंस निकल गया था, गुरुत्व मध्य हिल गया था। अबे साले, केले के छिलके पर ये ज्ञानी होता है। तो उसने बोला कि वो प्रोफेसर उठकर ऐसे चलने लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और बोलता 15-20 कदम आगे जाने के बाद एक बिल्डिंग के पीछे जाकर छुप जाता। वो असली दुख है, वो दुनिया के सामने दिखाने के लिए जो डरता है ना, वो पॉलिटिकली करेक्ट होता है। आप जिनके बारे में बोलो ना, उनको मानना मुश्किल हो रहा है कि हिंदू वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक बन गई है। और किसके कारण बनी है? आपने मुस्लिम वोट बैंक में इतने शेयर डाले कि जो कोई इन्वेस्टमेंट हिंदू बैंक में लाता है वो तो उसको ले ले। मोदी लाता है आ जाओ, शुभेंदु आता है आ जाओ, योगी आता है आ जाओ। तो अब इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो मानेंगे कैसे? हम गधे थे, हम इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, हम दिवालिया बैंकर है। ये मानने के लिए शर्म आती है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। उनको सामने दिखाई दे रहा है वो हार रहे, लेकिन हारने तक तो बोलना पड़ता है ना। ममता दीदी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं रिजाइन करूंगी। अरे 7 मई के बाद बचने वाला क्या था? लेकिन फिर भी वो एक रौब दिखाती थी ना, तो होता है। वो हमें समझना जरूरी है।
हमें समझना जरूरी है। ये बचकानी हरकतें बच्चे घर में आकर कुछ अनाप शनाप बोल देते, हम एंजॉय करते। तो मैं ऐसे सब लोगों को, योगेंद्र यादव वगैरह, मुझे बहुत खुश होता हूं मैं उनको देखकर। वो जैसे ज्ञानी बनकर पागलपन की बात करता है, मैं बड़ी आनंद लेता हूं उसका। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम नंगे घूमते हैं। समझे तुम? अरे तू दूसरे की पतलून पूछ रहा है, तुझे कमर पर कपड़ा नहीं है, लंगोटी तक नहीं है, लेकिन बोले यही तो हमारी खूबसूरती है, ऐसा बोलेगा। और कैमरा लगाकर नीचे नकील नहीं, कैमरा वाले भी नीचे नहीं दिखाते ये तो नंगा है। तो मैं एंजॉय करता हूं, हमको एंजॉय कर, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। देखो सामने वाला नेपोलियन का एक कोट मैंने पढ़ा था, उसने कहा है कि आपका दुश्मन अगर सुसाइड कर रहा है तो प्लीज डोंट इंटरफेयर। तो आप क्यों इंटरफेयर करने निकले हो? वो सुसाइड मोड पर है तो जाने दो, अपने आप मर जाएंगे, उसके खून से अपने हाथ क्यों रंग लेने? हमको भी एक तरीके से मैं मानता हूं ना कि हमको वो हारते हुए देखने में मजा आते, लेकिन वो रोते हुए भी देखना चाहते, ना रोए, बिना रो का हार जाए ना, कोई बात नहीं, हारना जरूरी होता है। बिल्कुल। और भाऊ जिस तरीके से मतलब नतीजे आने के बाद, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से वहां के समाज का उत्साह, उल्लास, एक त्योहार सा वातावरण, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये बताता है कि वाकई ये जीत कितनी बड़ी है। अच्छा, हम वापस आते हैं। हमने कहा कि नहीं, वो खुदकुशी करने जा रहा है तो अपन नहीं बचा रहे, उसकी हम बात ही नहीं पूछ रहे। हम इधर वापस आ रहे हैं जरा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन दोनों के संबंध, और एक साथ दो लड़के, दोनों पता नहीं क्या क्या करके, ये सब पहले हो चुका है, फ्लॉप भी हो चुका है यूपी में। लेकिन राहुल की राजनीति से जिस तरीके से क्षेत्रीय दल, चाहे तेजस्वी बिहार में रहे हो, ममता बनर्जी के लिए देखिए सामने उन्होंने क्या, मैं नहीं कह रहा हूं कि हरा दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी जो कुछ भी डेंट लगा वो ममता को लगा। अखिलेश यादव इन स्थितियों में देख के क्या आपको लगता है, जब आप एक तरफ 350, और वो समझ में आ रहा है उस भावनात्मक जमीन से, तो एक तरफ 350 और साथ में इन दोनों का अलायंस कहीं नजर आता है आपको? आने दो ना, अलायंस आने से क्या होगा? हमारे मराठी में एक कहावत है, ग्रामीण कहावत है, उघड्याकडे नागडं गेलं, थंडीत कुडकुडून मेलं। यानी जो नंगा है वो लंगोटी पहनने वाले के पास गया और सर्दी में दोनों मर गए। तो ऐसे अलायंस को मैं अलायंस नहीं मानता। अलायंस कुछ ताकतों में होती है। इनकी ताकत क्या है? एक मानता हूं, इसमें एक मुझे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है कि शायद इस वक्त मायावती की ताकत बढ़ेगी, समाजवादी अखिलेश की ताकत घटेगी, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते। जिंदा रखना है इसका मतलब कोई ना कोई लड़ने के लिए सामने खिलाड़ी जरूरी होता है, वो कितना भी कमजोर हो, लेकिन लड़कर जीते ये तो दिखाना पड़ता है ना लोकतंत्र में। तो ये 50 पर आकर लटकेंगे या 75 पर जाकर लटकेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। वो रहने चाहिए, उनको खत्म मत करो। उनको खत्म करो तो कोई जोश वाला सीरियस अपोजिशन खड़ा हो जाता है। जो गलती ममता ने की, ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को खत्म किया तो बीजेपी के लिए स्पेस बन गई ना। एक बात होती है, देखो आप 100% कितना भी सफाई करो, कुछ ना कुछ तो गंदगी रह जाती है, और वहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरुआत होती है ना। तो इसलिए ये इनका अलायंस बनेगा ना बनेगा, बनने दो, कोई बात। हाँ, एक बात है कि बीजेपी में आपस में जो झगड़े अंदरूनी मामले हैं वो नहीं होने चाहिए, जो पिछली लोकसभा के समय थे। आरएसएस भी बड़ी नाराज थी, अब वो खत्म हो गया।
और आरएसएस ने दिखा दिया, लगातार एक एक विधानसभा चुनाव में दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो तो बात है। इसलिए सामने वाले की ताकत क्या है वो देखो। एक बात होती है कि अगर आप आपकी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो तगड़ा है वो सीरियसली बीमार हो गया तो आप जीत जाते हो ना। इसका मतलब आप जीते तो नहीं हो। तो लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी को 37 सीटें दे गया, वो उनकी ताकत नहीं है और वो उसको ताकत समझ बैठे, तो उनका तो कपाल मोक्ष होना ही है। क्योंकि बीजेपी तैयारी में बैठी है और एक एक बूथ लेवल का काम चल रहा है, एक एक बूथ लेवल। अब जो सब बंगाल के बारे में ये बेवकूफ बता रहे ना, नोएडा में बैठे, उनको पता नहीं वही तो काम पिछले 1 साल से यूपी में चल रहा है। ये अब 27 के चुनाव के नतीजे आने के बाद बोलेंगे आरएसएस ने 11 लाख मीटिंगें की थी, बैठकें की थी, अभी नहीं बताएंगे। यही लोग जो चुनाव नोएडा में स्टूडियो में बैठकर बोल रहे हैं ना, मैंने परसों आज तक का वो रेडियो पर सुना, एक कोई महिला और दूसरा कोई बोल रहा था कि 6 लाख से ज्यादा बंगाल में बैठकें की। अबे 4 मई के पहले क्यों नहीं बता रहा था? क्यों नहीं बता रहा? किसी आरएसएस वाले ने मैं बंगाल के बारे में बताया था कि हमने 1,70,000 बैठकें की है, वो ये मजाक उड़ा रहे थे। अब बोलते 6 लाख मीटिंग हो गई। तो 6 लाख तो बैठकें नहीं की है, लेकिन इनको मुझे मालूम है बताने के लिए बड़ा चढ़ाकर बताना पड़ता है झूठ। तो इसलिए अब देखो, कल और एक खबर मैंने देखी कि मायावती के घर पहुंचे थे कोई कांग्रेस वाले, उनको बिना मिले मायावती ने बाहर निकाल दिया, यानी अंदर जा नहीं पाए। तो इससे पता चलता है अब खबरों में रहने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है ना। देखो, अच्छी साड़ी वारी पहनकर इज्जतदार महिला जाती है तो उसको 4 लोग मुड़कर नहीं देखते, लेकिन अगर उसका पल्लू गिर जाए, धड़क से सब कैमरे आ जाते हैं, समझा? सब कैमरे उधर फोकस हो जाएंगे। तो ये आज के मीडिया की हैसियत है कि कहां बल्लू गिरता है तो हम जाएंगे। तो इनको मीडिया में रहना है, खबरों में रहना है, इसके लिए बेचारे कर रहे तो करने दो। ये करेंगे, वो करेंगे, पीडीए चलेगा, डीपीए चलेगा, डीएनए चलेगा, चलने दो भाई। ये जवाब मुझे याद आता है, वो कौन था पाकिस्तान का जिसको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, मैं सचिन के लिए वो बॉल रखा हूं, ये बॉल रखा हूं। तो सचिन को किसी ने पूछा था, सचिन बोला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं देता, मेरी बैट जवाब देती है मैच में। तो मैच होने दो, तब तक इनको बोलने दो यार। बिल्कुल भाऊ, एक चीज तो जरूर आपकी बातों से समझ में आता है, सिर्फ ये नहीं कि आप भविष्यवाणी बिल्कुल साफ देख रहे होते हैं, आपने कभी कहा ही नहीं, विनम्रता आपकी ये है, लेकिन जो कारण आप बताते हैं, अगर उन कारणों पर जैसे ही उंगली डाली जाती है तो आपकी सारी बात रेशा रेशा समझ में आती है। मायावती का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, मायावती लगातार विपक्ष में रहते हुए कैसे राष्ट्रवादी राजनीति की जा सकती है, कैसे किसी के खिलाफ नफरत, किसी के आराध्य, कोई धर्म, कोई कभी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है, खुल के खड़े होना, अगर भाटी ने गालियां दी, जातिगत गालियां दी, उसको उठाना, ये दिखाता है। और क्या आपको चलते चलते एक लाइन में, जिस वेस्ट बंगाल में आपको लगता है भाऊ, ये तमाम मीडिया वाले कहते हैं कि मुसलमानों ने भी थोड़ा सा ममता से दूरी बनाई, ऐसी कोई बात थी? देखो, उनमें भी जो एजुकेटेड है, जो परेशान है इस्लाम से, परेशान है, वो तो देंगे ना। उनको ये झंझट नहीं चाहिए, ऐसा इस्लाम उनको नहीं चाहिए। बहुत सारे जरूर उन्होंने बीजेपी को दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बदलते जाएगा। क्योंकि अगर आपको क्या बोलते, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तो कट्टर इस्लाम नहीं चलने वाला, नहीं चलने, नहीं होने वाला है। लेकिन उतावलेपन नहीं चाहिए।
जो चीजें हो रही है उसके साथ कोऑपरेट करो। कोऑपरेट नहीं कर सकते तो कम से कम चुप बैठो। वो तो सलमान खान का कोई डायलॉग है ना, मुझ पर एक एहसान करो कि मुझ पर एहसान मत करो। बीजेपी के समर्थकों में ऐसे नुकसान करने वाले एहसानी मंद बहुत है। बहुत। करेंगे तो कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई तो दरवाजा खिड़कियां बंद करके छुप कर बैठेंगे, लेकिन इंटरनेट पर बड़ी ताकत दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। छोटा छोटा काम करो, अपनी जगह काम करो। बिल्कुल। एक बर्तन मांजने वाली भी एमएलए बन सकती है, कोई मजाक नहीं है। बहुत मजाक बड़ी नहीं है। बात है, बहुत। यस। क्यों बनी है? तो एक बात होती है कि जो हिंदुत्व का अभी मैं मानता हूं कि जिहाद शुरू है, हिंदुत्व का जिहाद शुरू है। अजीब लगेगा आपको, लेकिन है कि अगर बचना है तो लड़ना पड़ेगा। वैसे तो मरेंगे। मैंने एक बार शायद आपके या किसी, हमारे यहाँ मराठी में डुक्कर मुसंडी बोलते कि सुअर धक्का देकर निकल जाता है, हम्म। हम्म। तो उसको डुक्कर मुसंडी बोलते। चारों ओर से घिरा हुआ जो सुअर होता है वो बोलता है ऐसे ही मरने वाला हो तो पूरी ताकत लगाकर शेर को धक्का देता है, और शायद उसका बैलेंस गया तो वो निकल सकता है, वरना तो मरने वाला हूं ना। तो हिंदू अब डुक्कर मुसंडी पर आ गए, सुअर के धक्के पर आ गए। ये बचना है तो वही तो भद्रलोक ने दिखा दिया है कि बिल्कुल। अब हमारा भी पेशेंस खत्म हो चुका है ये ऐसे सेक्युलरिज्म से। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मुखौटा पहनकर जो जिहाद आया है उसके खिलाफ हिंदू खड़ा हो रहा है। मैं नहीं मानता कि ये सब कट्टर हिंदू है, नहीं। हिंदू कट्टर होता ही नहीं है, हो सकता भी नहीं है। वो बात देखो, अभी कल परसों यहां हमारे यहाँ बांद्रा में एक्शन चल रही थी, पत्थरबाजी कर रहे थे। हम्म। पत्थरबाजी, जो मुस्लिम बस्ती है सब बेराम बाड़ा वाले, वो पत्थरबाजी कर रहे थे, ऑर्डर कोर्ट की थी। तो ये आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन जब जान पर बनाएगी तो बोलेंगे चलो, बिल्कुल। या तू या मैं, तो मुझे रहना है इसलिए तुझे मरना ही पड़ेगा। ये तरीका होता है। और एक बात बिल्कुल। जाते जाते बोल दूं, आपको याद होगा कि मैं 29 अप्रैल के बाद एक बात बोल रहा था कि 2 फेज के वोटिंग देखने के बाद मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, वो गलत साबित हुआ बंगाल के बारे में। मैंने बोला था बीजेपी 50% क्रॉस करेगी, हम्म। 46% वगैरह 47 हो गया। हम्म। इसलिए मैं उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मानता। अब जो फाल्टा में हुआ है ना, वो फ्री एंड फेयर है। सही है। देखो, जो वोटिंग सेंटर था उसके अंदर पुलिस थी, बाहर पुलिस थी, गेट पर थी, रास्ते पर नहीं थे। लोग अपने अपने आ रहे थे, जा रहे थे। पूरा इलाका जो है उधर बंदोबस्त की जरूरत नहीं थी। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। डायमंड यस। हार्बर के फाल्टा में जो हुआ, अगर इसमें मैं मानता हूं कि शायद 60% वोटिंग बीजेपी ले जाएगी, वो बंगाल के चुनाव का असली नतीजा होगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। और इसलिए जिस मैंने उस तरीके वक्त से बोला था कि बंगाल बीजेपी के लिए दूसरा गुजरात होगा। अब इसको हराना मुश्किल है, आप सामने खड़े भी नहीं हो सकते। बिल्कुल वो। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर जिस तरीके से आपने 2027 उत्तर प्रदेश डिकोड किया, आपने 350 का आंकड़ा दिया। हम ये आंकड़ा नहीं, लेकिन जो आपने आधार दिया, जो बातें देखो, आपने समझाई, एक वहां से बात ये आपको संख्या दिखाई समझाता हूँ, देती। एक बात जी। समझाता हूँ। ये हाथ है मेरा, ये हाथ देख रहे हैं आप, हाँ। ये हाथ गुजरात है। अब ये दूसरा हाथ है, ये बंगाल है। वो बंगाल। दोनों ही मिला लिए जाते हैं ना, तो उसके बीच उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, सब आता है। समझे? बिल्कुल हिंदुत्व बिल्कुल। कैसे हाथ जोड़ रहा है, तो बीच में जो अड़ाने की कोशिश करेगा उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा सा। इतनी ये आसान साफ बात तौर है। पर। मैं जब बंगाल दूसरा गुजरात बोल रहा हूं तो उसका मतलब वो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है दर्शकों की उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव और भारत के आगे की जो राजनीति है वो किधर जाएगी, ये एक चर्चा ऐसी होगी जो आपको बहुत सारी चीजों के साथ छोड़ेगी। अगर
वाकई आपको लगे कि ये सार्थक वीडियो हो तो आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो आइए, प्रारब्ध के परिवार की तरफ से भाऊ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।